तो यार फाइनली वो दिन आ ही गया। एडुट्रॉनिक्स के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 फिजिक्स के सिलेबस का सबसे बड़ा, सबसे ब्लॉकबस्टर फिनाले करने वाले हैं, यानी मॉडर्न फिजिक्स। इतने महीनों की मेहनत, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स, और आज हम उन थ्योरीज को डिकोड करेंगे जिन्होंने पूरी दुनिया की शक्ल बदल कर रख दी। तो बस फोकस बनाए रखिए और चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये इतने भारी भरकम क्वांटम कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ ही क्यों रहे हैं। तो बात सिर्फ किताबों की नहीं है। आपके घर की छत पर लगा वो सोलर पैनल, दुनिया को हिलाने वाला एटम बॉम्ब, या फिर हॉस्पिटल्स में लोगों की जान बचाने वाली MRI मशीन, ये सब क्या है? ये सब मॉडर्न फिजिक्स के ही तो चमत्कार हैं। आज हम जो कुछ भी पढ़ेंगे उसी के बेस पर ये सारी रियल लाइफ टेक्नोलॉजी खड़ी है। तो चलिए इस गेम के पहले बॉस लेवल में एंटर करते हैं। लेवल 1, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, मतलब लाइट और मैटर का वो अजीब सा आइडेंटिटी क्राइसिस। यहाँ हर्ट्स और लेनार्ड ने कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया जिसने पुरानी क्लासिकल वेव थियरी की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के 3 बड़े शॉकिंग रूल्स दिए। पहला, अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की गिनती बढ़ेगी, मतलब करंट बढ़ेगा। दूसरा, एक मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए ही चाहिए। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी उससे कम है तो लाइट कितनी भी तेज मार लो, एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। और तीसरा, ये पूरा प्रोसेस एकदम इंस्टेंटेनियस होता है। लाइट टकराई नहीं कि इलेक्ट्रॉन फटाक से बाहर, कोई वेटिंग टाइम नहीं होता। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा अलार्म बजना चाहिए आपके दिमाग में। ये है अल्टीमेट जेई ट्रैप। देखो, बच्चे अक्सर यहीं फंसते हैं। याद रखना, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती है, उनकी ताकत नहीं। उनकी काइनेटिक एनर्जी, यानी उनके भागने की स्पीड, वो सिर्फ और सिर्फ लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। इस बात को एकदम गांठ बांध लो। और इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करने के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। उनकी ये इक्वेशन किसी सुपर हीरो के अल्टीमेट वेपन जैसी है, और हाँ, इसी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। इक्वेशन बहुत सिंपल है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है फोटोन की टोटल एनर्जी, यानी hν माइनस वर्क फंक्शन के। ये वर्क फंक्शन वो मिनिमम टैक्स है जो इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकलने के लिए चुकाना पड़ता है, और जो एनर्जी बच जाती है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के रूप में हमें दिखती है। एकदम सीधा हिसाब। आइंस्टीन के बाद एंट्री मारी डी ब्रॉगली ने, और भाई इस क्रेजी स्टूडेंट की थीसिस ने तो पूरे साइंस वर्ल्ड को हिला दिया। उन्होंने कहा कि अगर लाइट पार्टिकल की तरह बर्ताव कर सकती है तो मैटर वेव क्यों नहीं हो सकता। उनके हिसाब से एक नन्हा सा इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एक वेव की तरह लहराते हुए चलता है। पर आप कहोगे, फिर ये भारी क्रिकेट बॉल या हमारे भारी भरकम अंकल आंटी वेव की तरह क्यों नहीं दिखते? क्योंकि उनका मास इतना ज्यादा होता है कि उनकी वेवलेंथ प्रैक्टिकली 0 हो जाती है। वो बस पार्टिकल ही रह जाते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला सुपर इंपॉर्टेंट है। लैम्डा इज इक्वल टू h/√2mk। ये एक एक्सेलरेटेड पार्टिकल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने का शॉर्टकट है। और ऐसा नहीं कि हवा में बातें हो रही थी। डेविसन और जर्मर ने अपने इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट से लैब में ये बाकायदा साबित कर दिया कि हाँ बॉस, इलेक्ट्रॉन सच में वेव की तरह मुड़ते हैं। क्या बात है। अब हम डाइव इन करते हैं हमारे नेक्स्ट लेवल में, लेवल 2, एटम्स द मास्टर आर्किटेक्चर। चलिए एटम के अंदर झांक कर देखते हैं। रदरफोर्ड ने अपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से बताया कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आप इमेजिन करो एक बहुत बड़ा, एकदम खाली फुटबॉल स्टेडियम। रदरफोर्ड के हिसाब से पूरा एटम इस खाली स्टेडियम जैसा है, और उसका सारा वजन बीच में रखी एक छोटी सी मटर के दाने जितना है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा झोल था। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे ही न्यूक्लियस के चक्कर काटते रहे तो क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से वो अपनी एनर्जी लूज करेंगे और सीधा न्यूक्लियस में जाकर गिर जाएंगे, मतलब एटम तो खत्म। और यहीं पर एटम को कोलैप्स होने से बचाने आते हैं हमारे मास्टर आर्किटेक्ट नील्स बोहर। इन्होंने 3 एकदम सख्त क्वांटम रूल्स बना दिए। रूल नंबर 1, इलेक्ट्रॉन सिर्फ कुछ फिक्स्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स में ही घूमेंगे बिना कोई एनर्जी लूज किए। रूल नंबर 2, एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्वांटाइज्ड होगा, यानी mvr बराबर nh/2π। और रूल नंबर 3, एनर्जी तभी निकलेगी या एब्जॉर्ब होगी जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप मारेगा। इन 3 रूल्स ने एटम को स्टेबल कर दिया। अब ये नंबर देखिए, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है। इसमें ये जो नेगेटिव साइन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे एक जेल की मजबूत दीवार समझ लो। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बहुत गहराई से बंधा हुआ है।
अगर आपको इस इलेक्ट्रॉन को आज़ाद करना है, मतलब एटम को आयोनाइज करना है, तो आपको बाहर से कम प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी ही पड़ेगी। जब ये इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स में ऊपर नीचे जंप मारते हैं तो अलग अलग सीरीज की लाइट स्पेक्ट्रम निकलती है। अब यहाँ फिर से एक बड़ा रेड अलर्ट दे रही हूँ, एग्जाम के लिए रट लो। लाइमन सीरीज हमेशा और हमेशा अल्ट्रावायलेट रीजन में गिरती है और बामर इकलौती ऐसी सीरीज है जो हमें अपनी आंखों से दिखती है, यानी विजिबल लाइट रीजन में। पाश्चन और बाकी सब इंफ्रारेड में चली जाती हैं। बामर का वो फेमस वेवलेंथ वाला फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही है। और अब वक्त आ गया है हमारे फाइनल लेवल का, लेवल 3, न्यूक्लियाई, द हैवी वेट पावर हाउस। यूनिवर्स की सबसे ताकतवर फोर्स से मिलने का टाइम हो गया है। न्यूक्लियस के अंदर इतनी भयंकर ताकत आती कहाँ से है? इसका राज छुपा है मास इफेक्ट में। देखो, जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर एक न्यूक्लियस बनाते हैं ना, तो उनका थोड़ा सा मास बीच में ही कहीं गायब हो जाता है। और वो मास जाता कहाँ है? आइंस्टाइन की सबसे आइकॉनिक इक्वेशन E=mc², याद है? बस वो गायब हुआ मास भयंकर बाइंडिंग एनर्जी में बदल जाता है। यही वो धाकड़ ताकत है जो इतने सारे पॉजिटिव प्रोटॉन्स को एक छोटी सी जगह में बिना फटे बांध कर रखती है। अगर आप इस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के कर्व को देखोगे तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। ग्राफ के दोनों कोनों पर जो एलिमेंट्स हैं, यानी जो बहुत हल्के हैं या जो बहुत भारी हैं, वो बिल्कुल अनस्टेबल हैं। उनकी जिंदगी में कोई चैन नहीं है। वो बस किसी तरह खिसक कर ग्राफ के बीच वाले हिस्से में आना चाहते हैं ताकि उन्हें मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिल सके। और इसी स्टेबिलिटी की भूख से सारे न्यूक्लियर रिएक्शंस जन्म लेते हैं। तो इस पूरे स्टेबिलिटी कर्व का टॉप बॉस, या यूं कहूं कि पीरियोडिक टेबल का परफेक्ट स्टूडेंट कौन है? वो है आयरन 56। इसके पास पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होती है। ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। बाकी सारे एलिमेंट्स बस इसी आयरन 56 की तरह स्टेबल और परफेक्ट बनना चाहते हैं। अब इसी स्टेबिलिटी को पाने की रेस में दो बहुत ही एक्सट्रीम चीजें होती हैं। पहला है फिजन, जहां यूरेनियम जैसे भारी भरकम मोटे और अनस्टेबल न्यूक्लियाई टूटकर हल्के हो जाते हैं। और दूसरा है फ्यूजन, जहां छोटे छोटे हल्के न्यूक्लियाई आपस में जुड़कर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। फ्यूजन इतनी कंस्ट्रक्टिव और पावरफुल प्रोसेस है कि हमारी पूरी गैलेक्सी और सारे तारे इसी की एनर्जी से जगमगा रहे हैं। जरा न्यूक्लियर फिजन की मैथ्स को समझते हैं। जब एक स्लो न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 से जाके टकराता है तो वो उसे बेरियम और क्रिप्टन में तोड़ देता है, पर इसके साथ निकलते हैं 3 नए न्यूट्रॉन्स और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की पागल कर देने वाली एनर्जी। अब सोचो, ये 3 नए न्यूट्रॉन्स आगे जाकर और यूरेनियम को तोड़ेंगे, जिससे एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी। अगर हमने इसे कंट्रोल कर लिया तो वो एक बढ़िया न्यूक्लियर रिएक्टर बन जाता है जिससे बिजली मिलती है। पर अगर ये अनकंट्रोल्ड छूट गया तो भाई वो सीधे एक एटम बॉम्ब बन जाता है। अब एक बड़ा सवाल, क्या सूरज के अंदर जो फ्यूजन पावर चल रही है उसे हम अपनी धरती पर जनरेट कर सकते हैं? ITER जैसे इंटरनेशनल मेगा प्रोजेक्ट्स दिन रात इसी में लगे हैं। दिक्कत बस ये है कि फ्यूजन शुरू करने के लिए लगभग 1 करोड़ केल्विन के टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। अगर हमने इसे धरती पर कंट्रोल करना सीख लिया ना, तो सोचो हमारे पास क्लीन एनर्जी का एक ऐसा खजाना होगा जो कभी खत्म ही नहीं होगा, बिल्कुल साइंस फिक्शन मूवीज की तरह। और दोस्तों, इसी के साथ मॉडर्न फिजिक्स पूरी तरह से डिकोड हो चुकी है। क्लास 12th फिजिक्स का ये जो भारी भरकम, कभी रुलाने वाला तो कभी दिमाग घुमा देने वाला सफर था, वो आज सक्सेसफुली पूरा होता है। आपने फाइनली सिलेबस को कॉन्कर कर लिया है। तो यार, अपने लिए एक बली सी स्माइल और एक जोरदार सेलिब्रेशन तो बनता है। लेकिन जाने से पहले एक बात पर गौर जरूर करना, आज जो सिलेबस खत्म हुआ है ना, वो फिजिक्स का एंड नहीं है। ये तो बस एक शुरुआत है। ये क्वांटम दुनिया, ये पार्टिकल्स, ये सब यूनिवर्स के अनगिनत रहस्यों की सिर्फ एक छोटी सी झलक है। ना जाने कितने ऐसे सीक्रेट्स हैं जो अभी भी किसी ब्राइट माइंड के इंतजार में हैं। तो अपनी क्यूरियोसिटी को कभी मरने मत देना, एक्सप्लोर करते रहो। क्या पता अगला नोबेल प्राइज आप ही में से किसी का इंतजार कर रहा हो। इस अमेजिंग एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।